हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफी। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में अलजेब्रा स्टार्ट किया था और अलजेब्रा में हम लोग ने देख लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, राइट। इतना देखा था। आज की इस क्लास में अलजेब्रा में ही आगे कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास में हम देखेंगे लोगैरिथम, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इतना कंप्लीट करने के बाद फिर हम फंक्शंस एंड ग्राफ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमें स्टार्ट करना है अलजेब्रा में लोगैरिथम, ठीक है। लोगैरिथम या फिर इसको शॉर्ट में लॉग भी बोलते हैं। ये होता क्या है? ये अगर मैथमेटिक्स में कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ गई और सॉल्व करना डिफिकल्ट हो रहा है, कठिन हो रहा है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग का यूज किया जाता है। लॉग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को, डिफिकल्ट कैलकुलेशन को ईजी कर देता है, सिंप्लीफाई कर देता है। कैसे करता है ये? मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करके और डिवीजन को सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट करके। जैसे मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स या बल्कि और कठिन मल्टीप्लिकेशन आ गया, ठीक है, और वो डिफिकल्ट है सॉल्व करने में, तो लॉग क्या कर सकता है? लॉग उस मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर देगा और एडिशन थोड़ा आसान होता है, राइट। तो इस तरह से लॉग का यूज करके कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करके आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कहीं पर कॉम्प्लेक्स डिवीजन है तो वो डिफिकल्ट हो रहा है सॉल्व करना, तो लॉग का यूज करके हम डिवीजन को सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और उस सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करना फिर आसान होगा। इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। अब ये कैसे होता है, थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा आपको, आपने पहले पढ़ा भी होगा। अभी देखेंगे कि ये कैसे होता है, राइट। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि ये लॉग होता क्या है, कैसे इसका यूज करते हैं, ठीक है। देखो, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर अगर होता है तो उस नंबर को हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक होता है, या दो फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और दूसरा होता है लोगैरिथमिक फॉर्म। जैसे कि कोई नंबर है, ये नंबर मैंने बोल दिया n, ये एक नंबर है n, मान लो ये 25 है, 25। अच्छा, इस 25 को हम लिख सकते हैं 5⁻², कोई दिक्कत नहीं। ये जो 5 है ये कहलाता है बेस और ये जो 2 है ये कहलाएगा पावर, या फिर इसको आप बोल सकते हो एक्सपोनेंट, या फिर इसको बोल सकते हो डिग्री। ये तीन नाम है इसके, ठीक है। यानी 25 को आपने इस बेस और पावर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, तो नंबर को आपने बेस और पावर के टर्म्स में एक्सप्रेस किया है, तो ये नंबर का ये जो फॉर्म है इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द नंबर, राइट। अच्छा, अगर यही जो नंबर 25 है इसके आगे मैंने ऐसे लॉग लगा दिया, अब क्या होगा? देखो, जब भी हम किसी नंबर के आगे लॉग लगाते हैं ना, तो एक बेस भी लगाना पड़ता है, बेस लगाना पड़ता है। अगर मैंने यहाँ पर बेस लगा दिया है 5, तो इसका मतलब क्या है? देखो, किसी भी नंबर का लॉग हमें उसके बेस की पावर बताता है। ये जो मैंने लाइन बोली है ना, इसको दिमाग में छाप लीजिए बिल्कुल। क्या मैंने बोला? किसी भी नंबर का लॉग हमें उसके बेस की पावर बताता है। देखो, किसका लॉग लिया आपने? 25 का लॉग लिया और बेस क्या रखा यहाँ पर? 5, ठीक है। तो 5 की कितनी पावर होती है कि वो 25 बन जाता है? यहां देखिए, 5 की कितनी पावर होती है कि 25 बन जाता है? पावर 2। तो इसका आंसर यहां पर आ जाएगा 2। यानी 25 का लॉग हमें क्या बता रहा है? 5 की पावर बता रहा है। किसी भी नंबर का लॉग हमें उसके बेस की पावर बताता है। यानी 25 का जो लॉग है हमें उसका बेस यानी 5 की पावर बता रहा है कि पावर कितनी होगी, राइट। सिमिलरली, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहां पर लिख दिया log 64, log 64, ठीक है। अच्छा, यहां पर मैंने बेस लगा दिया है 4, बेस कुछ भी लगा सकते हो, मैंने यहां पर लगा दिया है 4। अच्छा, हमें थोड़ा सा पहले से ही पता है कि ये जो 4 का क्यूब होता है ना, वही 64 होता है। 4 4 16 और 16 4 64, ठीक है। तो अब ये देखो क्या बताएगा, 64 का लॉग हमें क्या बताएगा? इसके बेस की पावर बताएगा। बेस क्या है? 4, ठीक है। तो 4 की पावर क्या हो जाएगी? 3। तो किसी भी नंबर का लॉग, ये याद रख लीजिए, किसी भी नंबर का लॉग हमें उसके बेस की पावर बताता है। किसी भी नंबर का लॉग हमें उसके बेस की पावर बताता है। तो इस तरह से जो आपने नंबर को रिप्रेजेंट किया है, राइट,
ये कहलाएगा लोगैरिथमिक फॉर्म, लोगैरिथमिक फॉर्म। ओके, तो नंबर को हमने दो तरह से एक्सप्रेस किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लोगैरिथमिक फॉर्म। और यहाँ पर तो लॉग का मतलब थोड़ा क्लियर हो गया है कि किसी भी नंबर का लॉग हमें उसके बेस की पावर बताएगा। देखो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, पीएचडी नहीं करनी, बेसिक बातें हैं जो पहले से आपने पढ़ रखी है, मैं बस आपको रिवाइज करा रहा हूँ। क्या यूज़ आएगा, किस तरह से लॉग का यूज़ आएगा कैलकुलेशन में, फिजिक्स में, वो हम देखेंगे। तो कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले हैं लॉग के जो फिजिक्स के कैलकुलेशन में यूज़ होंगे, आगे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे। वो कुछ ये फॉर्मूले हैं जो कि आपने पहले से पढ़ा होगा, बस रिवीजन है। पहला फॉर्मूला है log m इंटू n। यहाँ पर m कोई क्वांटिटी है, n कोई क्वांटिटी है, n कोई नंबर है, n कोई नंबर हो सकता है। तो log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। यहाँ पर ध्यान रखना है कि log का हमेशा कुछ ना कुछ बेस होता है। यहाँ पर बेस मैंने नहीं लिखा, तो अंडरस्टूड है, यहाँ पर जो भी बेस होगा वही बेस यहाँ पर है और वही बेस यहाँ पर भी है। अगर यहाँ पर बेस x है तो यहाँ पर भी बेस x है, यहाँ पर भी बेस x होगा। अगर यहाँ पर बेस 10 है तो यहाँ पर भी बेस 10 होगा और यहाँ पर भी बेस 10 होगा। तो log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। और यहाँ से देख सकते हो कि log ने मल्टीप्लीकेशन को क्या एडिशन में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं, वही हमने देखा था, राइट। इसी तरह से अगर log m अपॉन log n है तो log m माइनस log n होगा और हर जगह पर बेस वही रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं कि डिवीजन को हमने सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, या फिर log ने डिवीजन को सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अगला फॉर्मूला है log m रेज़्ड पावर n। तो यहां पर क्या होगा कि जो m की जो पावर है वो log के आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, ये बन जाएगा log m n log m, n log m। यहां पर जो बेस है वही बेस यहां पर होगा। अच्छा, लास्ट वाला थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है, ये केमिस्ट्री में भी इसका यूज आएगा। ये क्या है, log m विद द बेस e इज इक्वल टू 2.303, ठीक है, 2.303 log m विद द बेस 10, ठीक है। यहां पर हुआ क्या है, हमने log विद द बेस e को log विद द बेस 10 में कन्वर्ट किया है। कैसे कन्वर्ट किया है, आगे बस 2.303 से मल्टीप्लाई करके। एक बार फिर से, log m विद द बेस e को हमने log m विद द बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, 2.303 से मल्टीप्लाई करके। ये जो कन्वर्जन है log विद द बेस e का log विद द बेस 10 में, इसका काफ़ी यूज़ आएगा फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये कैसे आया है। देखो, एक रूल होता है, एक रूल ये होता है कि जैसे log m विद द बेस e लिखा हुआ है, एक log का रूल होता है कि log ऑफ एनी नंबर विथ एनी बेस इज इक्वल टू log m अपॉन log e। ये रूल ही होता है भैया, ठीक है। log m अपॉन log m विद द बेस e इज इक्वल टू log m अपॉन log e। यहां पर जो बेस है लिखा नहीं है, जो बेस यहां पर होगा वही बेस यहां पर होगा, और अपनी मर्जी से कोई सा भी बेस आप लगा दो, बट कॉमन होना चाहिए। अगर यहां पर x बेस लगाते हो तो यहां पर भी x बेस लगाना पड़ेगा। अगर यहां पर y लगाते हैं तो यहां पर y बेस रखना पड़ेगा। अगर यहां पर e बेस रखते हैं तो यहां पर e बेस रखना पड़ेगा। अच्छा, e है क्या, e बताइए क्या है। e एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 2.71, ठीक है। e इज अ एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, e एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 2.71, राइट। अच्छा, तो मैंने बोला कि यहां पर न्यूमरेटर में जो बेस होगा वही डिनोमिनेटर में भी बेस होगा। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, अच्छा, दोनों तरफ बेस सेम ही लेना है आपको, कुछ भी ले लो, बस बेस सेम होना चाहिए। तो यहां पर अगर मैंने 10 ले लिया तो यहां पर भी बेस 10 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रूल होता है ये, राइट। अब देखो यहां पर log e विद द बेस 10, e एक कांस्टेंट नंबर है 2.71, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखिए 1 अपॉन log e विद द बेस 10 की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, क्योंकि सब कांस्टेंट है, e भी एक नंबर है, 10 भी एक नंबर है। 1 अपॉन log e विद द बेस 10 की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। 1 अपॉन log e विद द बेस 10, देखिए 1 अपॉन log e विद द बेस 10 की कुछ वैल्यू आएगी,
और वे वैल्यू होगी 2.303 और वही चीज़ यहाँ पर आ गई। तो log m विद द बेस 10 एज इट इज लिखा और 1 अपॉन log e विद द बेस 10 को 2.303 लिख दिया। कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बता दिया मैंने कि ये कैसे कन्वर्जन हुआ है। तो इतनी चीज़ों का यूज़ आएगा लॉग में, ठीक। और बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम इसमें, इतनी चीज़ें आप देखिए, उसको इसना स्नैपशॉट ले लो। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पहले इसका स्नैपशॉट ले लो अब, ठीक है। तो देखो ये है अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं या फिर इसको अरिथमेटिक सीरीज भी बोल सकते हैं। ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक नंबर है ए, ठीक है। इस नंबर में मैंने एक दूसरा नंबर ऐड कर दिया डी, तो ये बन जाएगा ए प्लस डी। अब इसमें फिर से मैंने डी ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा ए प्लस 2d। इसमें मैंने फिर से डी ऐड कर दिया, ये बन जाएगा ए प्लस 3d। अब इसमें मैंने एक और बार d ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा a प्लस 4d। इस तरह से ये ऐसे बन जाएगा और एक नया टर्म आपको मिलता जाएगा। d आप ऐड करते जाओ, नया टर्म आपको मिलता जाएगा। इस तरह की जो सीरीज होती है वही कहलाती है अरिथमेटिक सीरीज या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए पहला टर्म a है, इसमें कोई d ऐड नहीं है, 0d है। दूसरा टर्म में 1d है, तीसरे टर्म में 2d है, चौथे टर्म में 3d है, पांचवें टर्म में 4d है। तो nवें टर्म में कितना d होगा बताइए, nवें टर्म में, तो nवें टर्म में हो जाएगा n-1d, ठीक है। जो जिस तरह से पैटर्न है वैसे ही मैंने यहां पर लिख दिया। तो ये nवां टर्म है, इसको nth टर्म बोलेंगे, nth टर्म, ठीक है। तो nth टर्म का जो फॉर्मूला होगा यहां पर वो हो जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर बताइए a क्या है, a है फर्स्ट टर्म और d जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। d को हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, यानी वो टर्म जो आप पिछले वाले टर्म में ऐड करके नया वाला टर्म बना रहे थे, राइट, वही है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस का एक और मतलब आप समझ लीजिए कि अगर कोई सीरीज दी हुई है आपको और वो एपी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है कि कितना है, तो क्या करोगे, कोई भी टर्म ले लो, उसमें से पिछला वाला टर्म माइनस कर दो। जैसे a प्लस डी है, इसमें से a माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस d मिल जाएगा। जैसे a प्लस 3d है, इसमें से a प्लस 2d माइनस कर दो तो फिर से आपको d कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। या फिर अगर आपको कोई सीरीज दी हुई है और पहचानना है कि वो एपी है कि नहीं है, तो क्या करोगे कि आप कोई सा टर्म लो और पिछला वाला टर्म माइनस करो उसमें से, तो आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। और यही चीज कहीं और पर करके देखो तो हर जगह पर अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है, जैसे कि दूसरे में से पहला टर्म माइनस किया आपको कुछ मिला, तीसरे में से दूसरा माइनस किया आपको कुछ मिला, छठवें में से पांचवा वाला माइनस किया आपको कुछ मिला, अगर हर बार सेम डिफरेंस आ रहा है, राइट, तब ये सीरीज हो जाएगी अरिथमेटिक सीरीज, यानी कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होगा, राइट। तो an बराबर होता है nth टर्म, ये an मतलब nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, इसमें एक और फॉर्मूला जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है सम ऑफ n टर्म, जिसको हम Sn लिखेंगे। Sn का मतलब क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, और सारे n टर्म्स का जो सम होगा उसका फॉर्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, जितने टर्म्स का आपको सम निकालना है वही है, वही चीज यहां पर भी थी। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l। यहां पर l है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, यानी कि अगर कोई सीरीज आपको दी हुई है एपी, उसमें पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है, यानी पहला टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओगे सम का n/2 a प्लस l, n/2 a प्लस l, ठीक है। तो nth टर्म का ये फॉर्मूला हो गया और सम का ये दो फॉर्मूला हो गया, दोनों में से जो भी कन्वीनियंट हो वो अप्लाई कर देंगे। अच्छा, जैसे कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन,
ठीक है, ये दिया हुआ है 4 + 8 + 12 + 16 अप टिल 64 दिया हुआ है और ये सम पूछा जा रहा है। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है 4 + 8 + 12 + 16 अप टू 64, ये सम पूछा जा रहा है। ठीक है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये किस टाइप की सीरीज है। ठीक है, एपी पढ़ रहे हैं तो एपी ही होगा, लेकिन फिर भी आपको चेक करना आना चाहिए। देखो ये 4 है, 4 में 4 ऐड किया तो 8 बन गया, 8 में 4 ऐड किया तो 12 बन गया, 12 में 4 ऐड किया 16 बन गया। ऐसे ही 4 ऐड करते जा रहे हो तो आपको नया टर्म मिलता जा रहा है। या फिर ये देखिए 8 - 4 4 आ रहा है, 12 - 8 4 आ रहा है, 16 - 12 4 आ रहा है। यानी कि हर बार जो डिफरेंस है वो 4 ही है, तो कॉमन डिफरेंस यहां पर फिक्स्ड है। तो ऐसी सीरीज हो जाएगी अरिथमेटिक सीरीज या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ठीक है, देखो इसमें सम कैसे निकालेंगे हम। तो पहले आप बताइए इसमें पहला टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म इज 4, तो a बराबर 4 हो जाएगा। अच्छा, कॉमन डिफरेंस अभी आपने देखा कि d बराबर यहां पर है 4। अच्छा, लास्ट टर्म भी हमें समझ में आ रहा है, यहां पर है 64, लास्ट टर्म 64 है, राइट। अच्छा, सम का फॉर्मूला हम कौन सा वाला लगाएं। देखो पहला टर्म और लास्ट टर्म पता है हमें, तो s बराबर n/2 a + l लगा सकते हैं, है ना। ठीक है, a पता है 4, l पता है 64, लेकिन n नहीं पता कि कितने टर्म्स हैं यहां पर, ये तो नहीं पता। तो अगर कहीं से हमें n की वैल्यू पता चल जाए तो इस फॉर्मूले में रख के हम सम निकाल सकते हैं। ठीक, n कैसे पता चलेगा। देखिए मान लेते हैं कि यहां पर इसमें 12 टर्म्स हैं, 12 टर्म्स हैं, मान लेते हैं ऐसा। तो 12वां टर्म कौन सा है, 64। तो अगर 12 टर्म्स हैं इसमें तो 12th टर्म है 64। वैसे ही अगर इसमें n टर्म्स हैं तो nth टर्म क्या है, 64। तो अगर ये वाला फॉर्मूला लगा दें हम, an = a + n - 1 × d, जिसमें हमें nth टर्म पता है 64, तो n की वैल्यू आ जाएगी यहां पर। तो n हम यहां पर रख सकते हैं 64 और a 4 रख देते हैं और n - 1 और ये 4। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे ना, देखो 64 - 4 60 हो जाएगा, उसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो जो आएगा उसमें 1 ऐड कर दोगे, तो n बराबर यहां पर सॉल्व करने पे आ जाएगा 16। ठीक है, और ये अगर यहां रख दीजिए आप तो 16/2 हो जाएगा और ये 4 और ये 64, राइट। तो ये 8 आ जाएगा और 68 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 544। ठीक है, क्या बात समझ में आई। तो इस तरह से कोई सीरीज दी न्यूमेरिकल्स में आएगा, ऐसे सीरीज बनेगी। ठीक है, तो सीरीज का सम निकालना आपको आना चाहिए, तो इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, तो ये है बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत डिटेल में नहीं देखना हमें, इतनी चीज़ अगर आप आती है तो आप कर ले जाओगे। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसका स्नैपशॉट लो पहले आप। ठीक है, देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि मान लेते हैं कि एक टर्म है a, ठीक है, इसी में हमने एक दूसरा टर्म मल्टीप्लाई कर दिया और वो r है, तो ये बन जाएगा a × r। अच्छा, इसी में एक बार और r मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा AR²। इसी में एक बार और r मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा AR³। फिर इसी में एक बार और r मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन जाएगा AR⁴। ठीक है, इसी तरह से आपको नए टर्म्स मिलते जाएंगे। तो ये जो सीरीज है इस तरह से जो बना है ये कहलाएगा ज्योमेट्रिक सीरीज या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अच्छा इसमें बताइए nth टर्म क्या होगा। पहले टर्म में r तो है ही नहीं, r⁴0 है, कह सकते हैं r⁴0 है, a है अकेला, तो a × r⁴0 है, एक्चुअली में r⁴0 1 होगा। इसमें सेकेंड टर्म में r⁴1 है, थर्ड टर्म में r⁴2 है, फोर्थ टर्म में r⁴3 है, फिफ्थ टर्म में r⁴4 है। तो nth टर्म में हो जाएगा r⁴n - 1। ठीक है, nth टर्म हम लिख सकते हैं an = a r⁴n - 1, जहां पर a है फर्स्ट टर्म और r को बोलते हैं कॉमन रेशियो। इसको हम बोलेंगे कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। ठीक है,
ये कॉमन रेशियो हम कैसे निकालते हैं? अगर कोई सीरीज दी हुई है और हमें कॉमन रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे, कोई भी टर्म आप ले लो, उसमें उसको आप पिछले टर्म से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ए आर स्क्वायर ले लिया आपने, ए आर स्क्वायर में आप पिछला टर्म ए आर से डिवाइड कर दो, तो ए आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए आर विल बिकम आर। ठीक है, जैसे आपने ए आर रेस्ट पर 4 ले लिया, इसको आप पिछले वाले टर्म से डिवाइड कर दो, तो ए आर रेस्ट पर 4 डिवाइड बाई ए आर क्यूब, दैट विल बिकम आर। तो ये कॉमन रेशियो होगा, कोई भी टर्म को आप पिछले वाले टर्म से डिवाइड कर दीजिए तो कॉमन रेशियो मिल जाएगा, राइट। अच्छा, कैसे आप पहचानेंगे कोई सीरीज जो दी हुई है वो ज्योमेट्रिक सीरीज है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? आप अलग अलग जगह पर कॉमन रेशियो निकाल लो, दूसरे को पहले से डिवाइड करो कुछ मिलेगा, तीसरे को दूसरे से डिवाइड करो कुछ मिलेगा, चौथे को तीसरे से डिवाइड करो कुछ मिलेगा। अगर हर बार आपको सेम चीज मिल रही है यानी कॉमन रेशियो फिक्स्ड है तो वो सीरीज हो जाएगी ज्योमेट्रिक सीरीज या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसमें एक फॉर्मूला पहला वाला नंबर 1 हो गया, nth टर्म वाला an इज इक्वल टू ए आर एच पर n माइनस 1। फिर से an इज इक्वल टू ए आर एच पर n माइनस 1। अच्छा, इसमें आपको सम का फॉर्मूला भी आना चाहिए क्योंकि सम वाले सवाल आएंगे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है सम का, SN का मतलब सम ऑफ n टर्म्स। कोई ज्योमेट्रिक सीरीज दी हुई है उसमें n टर्म्स हैं, तो n टर्म्स का सम निकालना है। तो कैसे करेंगे आप? फॉर्मूला होता है a 1 माइनस आर एच पर n डिवाइड बाई 1 माइनस r। ठीक है, सम का ये फॉर्मूला हो गया। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है बताइए? nth टर्म का फॉर्मूला है a आर एच पर n माइनस 1 और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है a 1 माइनस आर एच पर n डिवाइड बाई 1 माइनस r। अच्छा, अब ये देखो, आप मान लीजिए कि ये जो कॉमन रेशियो है, ये वाली चीज जो मैं बता रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉमन रेशियो अगर ये 0 या 0 के बराबर हो या 0 से ज्यादा हो और 1 से कम हो तो सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स, ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है और इस पे सवाल बहुत ज्यादा आपको मिलेगा फिजिक्स में। ठीक है, अगर कोई ज्योमेट्रिक सीरीज दी हुई है उसमें जो कॉमन रेशियो 0 से 1 के बीच में हो, कॉमन रेशियो 0 से 1 के बीच में हो और उसमें आपको इन्फिनिट टर्म्स का सम निकालना है, यानी जो सीरीज है ये कभी खत्म ही नहीं हो रही है, कभी खत्म नहीं हो रही है, इसका कॉमन रेशियो 0 से 1 के बीच में है, तो इन्फिनिट टर्म्स का सम होगा a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर। ये वाला फॉर्मूला देखो इंपॉर्टेंट है भैया, S इन्फिनिटी यानी सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर। कब? जब r की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तब। अच्छा देखो, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 अप टिल 256 और ये सम पूछा जा रहा है आपसे, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सी सीरीज है, एपी है या जीपी है। देखिए, कॉमन सेंस आप लगाइए, 1 में 2 मल्टीप्लाई कर दिया या 2 आ गया, इसमें 2 मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, इसमें 2 मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, इसमें 2 मल्टीप्लाई किया गया तो 16 आ गया, इसमें 2 मल्टीप्लाई किया 32 आ गया, ऐसे ही अगला टर्म आपको मिलता जा रहा है, राइट। तो ये क्लियरली क्या है? जीपी है। या फिर ऐसे देख लो, 2 को 1 से डिवाइड करो 2 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करो 2 आएगा, 8 को 4 से डिवाइड करो 2 आएगा, 16 को 8 से डिवाइड करो 2 आएगा, 32 को 16 से डिवाइड करो 2 आएगा। यानी कि कॉमन रेशियो यहाँ पर फिक्स्ड है, राइट। इसका मतलब ये जीपी है। इसमें बताइए पहला टर्म क्या है? 1 और कॉमन रेशियो है 2 और आपको सम निकालना है। ठीक है, सम में देखो एक जनरल फॉर्मूला एसएन का ये वाला है और ये वाला है, राइट। पर ये वाला फॉर्मूला क्या लगाएंगे? क्या ये तो तब है जब r 0 1 के बीच में हो, तो r तो 2 है पहली बात, और ये तब है जब इन्फिनिट टर्म्स का सम निकालना हो, तो वो तो फाइनाइट टर्म्स है, इन्फिनिट तो है नहीं, तो ये नहीं लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। एसएन का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास वो होगा a 1 माइनस आर रेज़्ड टू पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस r। अच्छा, a तो पता है और r भी पता है, क्या n पता है? क्या ये पता है कि इसमें कितने टर्म्स हैं? ये नहीं पता। कैसे निकालोगे आप? n की वैल्यू अगर पता चल जाए तो इसमें n की वैल्यू रख के Sn आ जाएगा। कैसे? तो n की वैल्यू हमें निकालनी है पहले। कैसे करेंगे इसको? मान लें कि इसमें 12 टर्म्स हैं,
लेट्स से 12 टर्म्स हैं, तो 12वां टर्म्स कौन सा है? 256। मान लेते हैं कि इसमें 16 टर्म्स हैं, तो 16वां टर्म कौन सा है? 256। इसी तरह से अगर इसमें n टर्म्स हैं तो nवां टर्म कौन सा है? 256। nth टर्म कौन सा है? 256। तो nth टर्म वाला फॉर्मूला अगर लगा दें, an बराबर AR⁻n-1, तो nth टर्म हमें पता है, तो n की वैल्यू आ जाएगी। तो nth टर्म है यहां पर 256 और a की वैल्यू है 1 और r की वैल्यू है 2n-1। अच्छा, 256 को थोड़ा सा फैक्टर लेना पड़ेगा आपको। 256 का फैक्टर ले लीजिए। तो 256 का जब फैक्टर लोगे ना, तो इसको हम 2⁸ लिख सकते हैं, ऐसे, है ना। थोड़ा सा करके देख लीजिए, छोटी सी बात है बिल्कुल। तो 256 को 2⁸ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बेस सेम है, तो पावर को कंपेयर कर देंगे, तो 8 = n-1 हो जाएगा, तो n = 9 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अब रख देते हैं a की वैल्यू 1 - 2⁹ अपॉन 1 - 2। देखो 1 - 2 -1 आएगा, और चलो ये कर लेते हैं, तो ये 1 - 512 होगा और ये -1 होगा, ऐसे। 2⁹ 9 512, 2⁸8 256 है, इसी का डबल कर दो। एनीवेज करके देखिए यही आएगा। तो ये भी नेगेटिव आएगा, 1 माइनस कर लीजिए इसको, कितना आएगा ये -511 अपॉन -1, यानी कि फाइनली आपका 511 ही आएगा। ठीक है, तो ये आएगा। शायद बात क्लियर है। तो इस तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सवाल आपको इस तरह से आने चाहिए। फॉर्मूला दो ही है जो याद करना है, एक nth टर्म का फॉर्मूला है और एक सम का फॉर्मूला है। एपी में भी दो ही फॉर्मूला था यार, nth टर्म का फॉर्मूला था an = a + n-1 × d, और सम का फॉर्मूला था n/2 (2a + n-1 × d) या फिर n/2 (a + l). इतनी चीज़ें याद रखनी है आपको, ठीक है। अब एपी पे एक और तरह का सवाल है इस फॉर्मूले पे, वो मैं कराऊंगा आपको। पहले इतनी चीज आप नोट करिए, स्नैपशॉट ले लो आप। अच्छा, जैसे आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 और अप टू इन्फिनिटी, ऐसा दिया हुआ है ये सवाल, ठीक है। देखो ये सीरीज है और दी हुई है, और आपको ये पूछा जा रहा है कि इसका सम क्या होगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा और पहचानना पड़ेगा कौन सी सीरीज है ये। देखो 1 में 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, 1/2 में फिर से 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/4 आ गया, इसमें 1/2 मल्टीप्लाई किया तो 1/8 आ गया, 1/8 में 1/2 मल्टीप्लाई किया 1/16 आ गया, राइट। ऐसे ही आपको अगला टर्म मिलता जाएगा, यानी हर टर्म में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके अगला वाला टर्म बनाया जा रहा है, और वो क्या मल्टीप्लाई किया जा रहा है 1/2, तो ये जीपी है। और कॉमन रेशियो इसका कितना हो गया 1/2, ठीक है, 1/2 कॉमन रेशियो है। अच्छा, पहला टर्म क्या है यहाँ पर 1 और कॉमन रेशियो है यहाँ पर 1/2, और s इन्फिनिटी आपसे पूछा जा रहा है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉमन रेशियो 1/2 यानी कि 0 1 के बीच में है, s इन्फिनिटी पूछा जा रहा है, तो इसके लिए आपको स्पेशल फॉर्मूला बताया गया था। वो क्या था, s इन्फिनिटी = a/1 - r, ठीक है। ये कब वैलिड था ये वाला फॉर्मूला, तब जब कॉमन रेशियो 0 से 1 के बीच में हो और इनफिनिट टर्म्स का सम निकालना हो, तो a/1 - r ये फॉर्मूला भैया यूज होगा, ठीक है, आगे चल के यूज होगा। तो अच्छे से इसको देखिए, तो a है यहाँ पर 1 और r है यहाँ पर 1/2। अब बताइए 1 - 1/2 ये 1/2 हो जाएगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2, तो 2 विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह की सीरीज आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से रिवाइज करना है। आपका जो लक्ष्य है डॉक्टर बनना, उस लक्ष्य को सामने रखते हुए रोज़ पढ़ाई करनी है, समझ पा रहे हैं। देखिए ज़िंदगी में अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो ज़िंदगी भर आप दूसरों के लक्ष्य पूरे करने में लगे रहोगे। आपके पेरेंट्स ने कुछ कहा, आपको अच्छा लगा, आप काम पे लग जाओगे। आपके रिलेटिव्स ने कुछ कहा, आपको इम्प्रेस हो गए,
उनकी बातें फॉलो करने लगोगे। आपके रिलेटिव्स ने कुछ कहा या फिर नेबर्स ने कुछ कहा, फ्रेंड्स ने कुछ कहा, वो बातें आप फॉलो करने लगोगे, यानी ज़िंदगी भर इधर उधर चलते रहोगे। लेकिन जैसे ही आप अपना खुद का लक्ष्य, खुद का टारगेट फिक्स कर लेते हो कि मुझे यही अचीव करना है, क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल, तो उसी पल से आप अपने लक्ष्य की तरफ चलना शुरू कर देते हो। भले ही स्लो चलो, लेकिन चलोगे उधर ही। और इसके लिए जो एनर्जी है, आपकी एनर्जी, ये एनर्जी भरी पड़ी है आपके अंदर, और ये एनर्जी आपका माइंड खुद आपको देगा और बोलेगा तू चल बेटा चल, बस इधर ही चल और कहीं नहीं चलना। तो आप लगातार अपने टारगेट की तरफ चलते रहोगे और तब तक चलोगे जब तक अचीव ना कर लो। समझ पा रहे हैं बात? तो इस सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। और आज की क्लास में अभी मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, अलजेब्रा खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शंस एंड ग्राफ और पूरा कंप्लीट करेंगे, और फिर अगली क्लास में पूरा डिफरेंशिएशन, और अगली क्लास उसके बाद पूरा इंटीग्रेशन। तो इसके बाद 3 क्लास और लगेगी। बेसिक मैथमेटिक्स खत्म, अभी मैं स्लो चल रहा हूँ, ठीक है। पहला चैप्टर है फंडामेंटल है, बेसिक है, इसलिए स्लो चल रहा हूँ। तो 3 क्लास में खत्म होगा, इसके बाद थोड़ा सा स्पीड बनाएंगे और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ आप अच्छे से रिवाइज करिए। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय।